हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th के साइंस चैप्टर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनाइज पढ़ेंगे। बूझो अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से वेट कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वो शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। इसीलिए वो भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वो हाफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया कि वो घर से दौड़ता हुआ आया है। उससे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वो सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। ये प्रश्न उसके दिमाग में घूमता रह रहा था। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम सांस क्यों लेते हैं। श्वास लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ें। Why do we respire? चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव के प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते या पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ये ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले श्वास द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम श्वास छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में श्वास द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को श्वास द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर ग्लूकोज भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वो वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। ये प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी ग्लूकोज ऑफ ऑक्सीजन। आपको मालूम होगा कि यीस्ट जैसे कई जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है। यीस्ट एक कोशिक जीव है।
यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं। इनका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकते हैं। वास्तव में ये प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन को अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक एक्सरसाइज करने, तेज़ी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने या भारी वजन उठाने जैसे कई कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनाता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक एक्सरसाइज या व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? क्रैम्प्स तब होता है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक एसिड का संचयन पेशियों में क्रैम्प उत्पन्न करता है। गर्म पानी से नहाने या शरीर की मालिश करवाने पर हमें क्रैम्प से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म पानी से नहाने या शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पुड़ विखंडन हो जाता है। ब्रीथिंग एक्टिविटी फर्स्ट। डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। अपने नाक और मुंह को अच्छे से बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाएं? कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया? आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी श्वास को रोक सके। अब आप ये जान गए होंगे कि आप बिना श्वास लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। श्वसन या श्वास लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन इनहेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन यानी एक्सहेलेशन कहलाता है। ये एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय यानी जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वो उसकी श्वसन दर कहलाती है, ब्रीथिंग रेट कहलाती है। अतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास या श्वास का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है या शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए हम इसका पता लगाने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। Bujo noticed that when he realized his breath after holding it for some time, he had to breathe heavily. Can you tell him why it was so? हमें ये आभास ही नहीं होता कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप आराम की स्थिति में बैठकर श्वास लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेते हैं
और कितनी बार बाहर निकालते हैं? क्या आप उतनी ही बार अंतः श्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन एक्सहेल्ड करते हैं? अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर, ब्रीथिंग रेट, संख्या या मिनट की गणना कीजिए। अपनी ब्रीथिंग रेट को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूरा विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्षों की सारणी इस टेबल में लिखिए और अलग अलग स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने क्लासमेट्स के साथ कीजिए। और एक्टिविटी से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो तेज़ी से श्वसन करने लगता है या लगती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15-18 times in a minute. During heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 times per minute. While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. ये भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक एक्टिविटी क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? पहेली wants to know why we yawn when we are sleepy or drowsy. जब आप उनींदे होते हैं तो क्या आपकी श्वसन दर कम होती जाती है? क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाता है? एक्टिविटी थर्ड, फिगर shows the various activities carried out by a person during a normal day. Can you say in which activity the rate of breathing will be slowest and in which it will be fastest? Assign numbers to the pictures in the order of increasing rate of breathing according to your experience. How do we breathe? हम श्वास कैसे लेते हैं? आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि जानें। सामान्यतः हम अपने नाक के द्वारा वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो ये हमारे नाक से नेसल कैविटी, नासा गुहा में चली जाती है और नेसल कैविटी से ये वायु श्वास नली से होकर हमारे लंग्स यानी फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित डायफ्राग्म फॉर्म्स में स्थित होते हैं और वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम यानी कि मध्य पट कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। ये गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़े से बाहर ढकेल दी जाती है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपने हाथ को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं? Smoking damages lungs. Smoking is also linked to cancer. It must be avoided.
ये जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के आमाप में परिवर्तन होते हैं, बच्चे सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक ये दावा कर रहा था कि वो सीने को सबसे अधिक फुला सकता है या सकती है। क्यों ना आप भी इस एक्टिविटी को क्लास में अपने क्लासमेट्स के साथ करें। हमारे आसपास के वायु में, हवा में कई प्रकार के कण जैसे धूल, परागकण बहुत सारे होते हैं। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारे नाक में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नाक के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। टेक केयर व्हेन यू स्नीज, यू शुड कवर योर नोज so that the foreign particles you expel are not inhaled by other persons. एक्टिविटी 4, एक गहरी श्वास लीजिए। किसी मापन फीते से अपनी छाती वक्ष का माप लीजिए। इस माप को टेबल 6.2 में नोट कीजिए। फिर विस्तारित होने पर अपने चेस्ट का फिर से मापिए और बताइए कि किस क्लासमेट ने अधिकतम विस्तार दिखाया है। हम श्वसन की इस एक्टिविटी को एक सरल प्रतिरूप मॉडल के द्वारा समझ सकते हैं। एक्टिविटी 5, प्लास्टिक के एक बड़ी बॉटल लीजिए। इसके गेट अ वाई शेप्ड glass or plastic tube. Remove the bottom. Make a hole in the lead so that the tube may pass through it. To the forked end of the tube, fix 2 deflated balloons. Introduce the tube into the bottle as shown in figure. Now cap the bottle. Seal it to make it airtight. To the open base of the bottle, tie a thin rubber or plastic sheet using a large rubber band. To understand the expansion of the lungs, pull the rubber sheet from the base downwards and watch the balloons. Next, push the rubber or plastic sheet up and observe the balloons. Did you see any changes in the balloons? What do the balloons in this model represent? What does the rubber sheet represent? Now you should be able to explain the mechanism of breathing. What do we breathe out? Activity 6. Take a slender clean test tube or a glass plastic bottle. Make a hole in its lid and fix it on the bottle. Pour some freshly prepared lime water in the test tube. Insert a plastic straw through the hole in the lid in such a way that it dips in lime water. Now blow gently through the straw a few times. Is there a change in the appearance of lime water? Can you explain this change on the basis of what you learned in chapter 5th? You are aware that air we inhale or exhale is a mixture of gases. What do we exhale? Do we exhale only carbon dioxide or a mixture of gases along with it? You must have also observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture appears on its surface. From where do these droplets come? Bujo wants to know how much air a person can hold in the lungs. Breathe for better life. हर दिन श्वसन व्यायाम यानी प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है।
इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके बाद अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। बूझो wants to know if cockroaches, snails, fish, earthworms, ants and mosquitoes also have lungs. The percentage of oxygen and carbon dioxide in inhaled and exhaled air. Inhaled air 21% oxygen, exhaled air 16.4% oxygen. Breathing in other animals. हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सांप और पक्षियों जैसे जंतुओं की वच गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़े जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए इसका भी पता करते हैं। कॉकरोच। A cockroach has a small opening on the sides of its body. कॉकरोच के शरीर के भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन। समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विस्तृत होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल या श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के कई समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ। क्लास 6 के चैप्टर 6 में आपने पढ़ा था कि केचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है, स्लिपरी होती है। बूझो हैज सीन इन टेलीविजन प्रोग्राम्स that whales and dolphins often come up to the water surface. They even release a fountain of water sometimes while moving up yards. Why do they do so? Breathing underwater. क्या हम पानी में श्वास ले सकते हैं और जीवित रह सकते हैं? ऐसे कई जीव हैं जो पानी में रहते हैं। वे जल में श्वास कैसे लेते हैं? आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करता है। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है। क्या पौधे भी श्वास लेते हैं? कई जीवों की भांति पौधे भी जीवित रहने के लिए श्वास लेते हैं। जैसा कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पौधों में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है।
चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि पौधे की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। पौधों की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? पहेली wants to know whether roots which are underground also take in oxygen. If so, how? इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता यानी जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वास लेने की आवश्यकता होती है।